चलिए दोस्तों, तो हम लोग इससे आगे स्टार्ट करते हैं। जो कल वाला वीडियो था उसमें हम लोग सर्कल कंप्लीट किए थे और उससे आगे हम लोग बोले थे कि आज आयत वर्ग जो भी चतुर्भुज का टाइप होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्ग क्या होता है। आप लोग को पता ही होगा, वर्ग जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जिसका चारों साइड इक्वल होता है और प्रत्येक साइड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया क्षेत्रफल, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। देखिए, हम लोग अगर एरिया का बात करते हैं ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम बेस ले ले और उसका हाइट ले ले तो हमें एरिया पता चल जाएगा। और हाइट उसको कहते हैं जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसको हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर यहाँ से देखा जाए एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस है ए और हाइट भी है ए, तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप या परिधि, ये सब इसका मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको कहीं एक पॉइंट से शुरू करके और फिर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो जितना दूरी होगा उसको पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि कोई सर्कल था, सर्कल का पेरीमीटर क्या था, यहाँ से शुरू किए थे और ऐसे घूमते घूमते कितना दूरी, फिर यहाँ तक आके कितना दूरी तय किए, तो 2πr दूरी तय किए, इसको पेरीमीटर कहते हैं। कोई भी ट्रायंगल था, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ तीनों को माप लेते हैं, तो a + b + c, ये इसका पेरीमीटर हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ से इसको स्क्वायर को स्टार्ट कर देते तो a 4a, तो इसका पेरीमीटर हो जाता है 4 × a। तो हम लोग पेरीमीटर में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, परिधि परिमाप कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि पेरीमीटर मतलब होता है कि जहाँ से शुरू किए पूरा लेंथ को माप लेना है, फिर वहाँ तक पहुँचने में जितना दूरी या जितना लेंथ होगा उसी को परिधि परिमाप पेरीमीटर उसी को कहते हैं। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ कि इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण, ये विकर्ण कहते हैं। विकर्ण अगर हम लोग निकालना चाहे तो इसका विकर्ण क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड ए हो, ये साइड ए हो और ये 90 डिग्री हो और ये हमें निकालना हो, तो क्या करते हैं, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाता है 2a स्क्वायर का √ a तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा, तो √2 × a होता है इसका विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा √2 × a। चलिए फिर आगे चलते हैं आयत पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और लगभग सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, तो इसमें डिटेल से चर्चा नहीं करते हैं। डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें। थोड़ा आयत का भी एक बार देख लेते हैं।
आयत का क्या कंडीशन है। इसका ना अगर इसको लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर L कहा जाए तो इसके पैरेलल में जो ये लाइन होता है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अगर किसी आयत का बात किया जाए तो लेंथ जो होता है, लेंथ के सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल और इक्वल, समानांतर और बराबर होता है, तो ये भी L हो जाएगा। अगर इसको B कहा जाए तो ये भी B हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर एरिया अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल या एरिया क्या हो जाएगा, अभी बोले थे कि इसका बेस ले लीजिए और हाइट से गुना कर दीजिए, एरिया मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसका बेस L और हाइट B, तो एरिया हो जाएगा L इंटू B। अब आगे बात करते हैं परिधि परिमाप या पेरीमीटर। इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड को जोड़ देते हैं, L और L 2L, B और B 2B, तो 2 अगर कॉमन ले ले तो L प्लस B, ये हो जाएगा इसका परिमाप। विकर्ण फिर वैसे ही √L² प्लस B²। चूँकि देखिए यहाँ से अगर इसको यहाँ पर मिला दिया जाए तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। यहाँ पर अगर राइट एंगल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो ये विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L² प्लस B² का √ कर देंगे, विकर्ण मिल गया। दो तरह का हम लोग चतुर्भुज पढ़ लिए। तीसरा चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज और एक होता है समचतुर्भुज। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में क्या होता है। तो एक बात बताइए कि ये एक वर्ग है, यहाँ पे इसको अगर किसी एक साइड से पकड़ के दबा दिया जाए, इसको पकड़ के ऐसे दबा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो साइड ए था, तो इसका भी देखिए साइड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ था, इसी को बस ऐसे करके दबा दिया गया है। इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। अब ये दोनों यहाँ पे जो दोनों विकर्ण था ये इक्वल था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो दोनों विकर्ण होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों का साइड, उसका भी ए था, इसका भी ए था, तो साइड इक्वल समान होने के कारण हम लोग इसको समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब कोई चार साइड से जो आकृति घिरा रहता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। सम मतलब जो बराबर साइड से जो आकृति घिरी होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, इसके बारे में कुछ खास बात देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें समझ सकते हैं। सबसे पहले कि इसका एरिया अगर निकालना हो तो आप लोग को एक चीज़ मैं बताता हूँ पहले, कि अगर ये कोई समचतुर्भुज है, अगर साइड ए है तो आप अगर ABC ट्रायंगल ABC को देखते हैं, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, मतलब अगर त्रिभुज ABC में अगर AB इक्वल टू AC है तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समद्विबाहु अगर त्रिभुज है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर
किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों इक्वल है, यहाँ से एक लाइन खींचा जाए तो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से एक सीधा लाइन खींचा जाए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, और इक्वल साइड होने के कारण यहाँ पर का जो एंगल है सामने वाला ये भी इक्वल हो जाएगा। और इक्वल हो जाएगा तो ये जो तीसरा जो साइड है, तीसरा ये साइड नीचे वाला जिसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं, तीसरा वाला साइड जो है उसको दो बराबर भाग में बांटेगा भी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। इस समचतुर्भुज का एक बहुत अच्छा और खास प्रॉपर्टी होता है कि विकर्ण जो है सो एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए एक चीज देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है। दो पैरेलल लाइन लेते हैं, दो ऐसे कोई पैरेलल लाइन ले लिए और दो और पैरेलल लाइन लेते हैं। इस तरह से दो पैरेलल लाइन लेते हैं कि ये चारों साइड जो है, ये चारों साइड ये बराबर हो जाए। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो आप लोग को ये बात पता होगा कि अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा ही होगा एकांतर कोण से। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक बात। दूसरी बात कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। आप लोग इसको खुद से एक बार करके देखिएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं, और ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये और ये सामने सामने का जो एंगल है ये इक्वल, और ये इधर और इधर सामने सामने का एंगल जो है वो दोनों इक्वल है। चलिए, अब हमें निकालना है ये एंगल। इस एंगल को निकाल के देखते हैं क्या ये 90 डिग्री बनता है। तो एक चीज है, इस एंगल को मान लेते हैं कुछ अल्फा। तो यहां से जो विकर्ण है ये इस थीटा को बराबर भागों में बांटता हुआ जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर। यहां से थीटा को बराबर भागों में बांटता हुआ जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, इस एंगल को थीटा बाई 2 प्लस इस एंगल को, ये 180 माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि हमें तो चाहिए बस इतना ही, तो इतना चाहिए। तो ये पूरा 180 माइनस थीटा, तो इसका आधा 180 माइनस थीटा बाई 2, और इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर तीनों एंगल का योग, इसका 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 एंगल का योग कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से देखिएगा थीटा से थीटा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर 180/2 बचता है। तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है सो 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री का एंगल हो जाता है ना, तो कोई भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है।
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका साइड सबका ए है, तो हमें पहले इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालें? चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है, दोनों विकर्ण हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको एक विकर्ण को मान लेते हैं, इसका वैल्यू D1 है, और जो दूसरा विकर्ण है इसका वैल्यू मान लेते हैं D2। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का बनाता है, अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का बनाता है तो इसका एरिया होता है 1/2 गुने आधार बेस गुने ऊंचाई। तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसका एक साइड और उससे रिलेटेड दूसरा साइड, ये दोनों साइड को गुना करके हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा उस ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं, तो ये पूरा D1 है तो इसका आधा कितना होगा? D1/2, और ये हो जाएगा D2/2। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2/2। फिर से हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये अगर D1/2 है, ये अगर D2/2 है, तो हाफ D1/2 इंटू D2/2 हो जाएगा। और ऐसा कितना ट्रायंगल है इसमें? 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ये 2 से ये 4 खत्म, तो इस हिसाब से इसका एरिया लिख सकते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल से हम लोग इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका? समचतुर्भुज का। कंफ्यूज मत होइएगा, समचतुर्भुज अगर बोले तो चारों भुजा इक्वल होगा और उसका जो विकर्ण होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेगा, समचतुर्भुज। इसका अगर परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होगा? A 4A। विकर्ण D1 और D2 है ही मेरे पास विकर्ण। तो चलिए, उम्मीद है कि समचतुर्भुज समझ में आया होगा। एक वर्ग है, उसको अगर इस तरह से दबा दिया जाए जिसका एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा हो जाए, वर्ग और समचतुर्भुज में बस अंतर इतना ही होता है कि ये चारों भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और समचतुर्भुज में ये 90 डिग्री पे नहीं काटता है। अगर 90 डिग्री पर काट देगा तो ये फिर से बन जाएगा वर्ग, और जो 90 डिग्री पर नहीं काटेगा तब बनेगा समचतुर्भुज। बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। इसी तरह से अगर आयत को उठा के ले जाते हैं तो वो बनता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक है समचतुर्भुज, और यहाँ पे अब जो बनेगा आयत से वो बनेगा समांतर चतुर्भुज। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में खासियत क्या होता है कि ये लाइन इसके समांतर और ये लाइन इसके समांतर होता है, इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज।
फिर से इसको L कहेंगे तो ये भी L हो जाएगा, इसको B कहेंगे तो ये भी B हो जाएगा। इसका भी एक विकर्ण बड़ा और एक विकर्ण छोटा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनता था, तो क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल था, ये भी A और ये भी A, ये दोनों इक्वल होने के कारण ये जो एंगल है ये बराबर भाग में इसको काटता था, जिसके कारण वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल है नहीं, इसलिए ये 90 डिग्री पे नहीं कटेगा। इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी कोई बन जाए। अगर विकर्ण अगर ऐसे करके बना करके देखें तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एंगल बन जाता है, ये बहुत छोटा एंगल बन जाता है। यहाँ पे ये बहुत छोटा एंगल बन जाएगा, ये बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के 90 पे काटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एरिया का। परिमाप तो समझ में आ गया होगा, 2L + 2B कर दीजिए, परिमाप सीधा फंडा है। इसका एरिया देखिए, इसका कोई फिक्स एरिया नहीं होता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग डील करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। कोई समांतर चतुर्भुज है, ये 18 सेंटीमीटर है, और कहता है इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी, इस भुजा से विपरीत भुजा की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि एक साइड दे दिया और यहाँ पे एक ऊपर में 8 सेंटीमीटर, इसके विपरीत का भुजा कौन है, यही है ना, तो इससे इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, और बीच की दूरी अगर बोल दिया तो हमें लंबवत लेना पड़ेगा। एक बात फिर से रिकॉल करिए, अगर ये मेरा वर्ग था, ये ए था, तो ये ए था, इस ए को इस ए से गुना कर देते थे तो एरिया मिल जाता था। आधार वाले ए को ऊंचाई वाले ए से गुना करते थे तो एरिया मिलता था। अगर कोई मेरा आयत था, ये अगर L था, B था, इस आधार वाले के इस ऊंचाई वाले से गुना कर दिया जाता था, एरिया मिलता था। कोई मेरा ट्रायंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज, ये B और ये L, तो इस ट्रायंगल का अगर हम पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, पूरा एरिया LB, पूरा एरिया LB का आधा, ये पूरा एरिया LB का ये आधा हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसे भी तो लिखते हैं ना। तो हम लोग हमेशा अगर किसी भी स्ट्रक्चर का आधार मिल जाए, उसके ऊंचाई से गुना कर दें तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये चीज़ शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई
सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हमें क्या दे दिया, एक साइड दे दिया और उसके सामने का जो दूरी है वो दे दिया। चलिए अब इसमें एक चीज और सोचते हैं, अगर इसको 18 न लेकर इसको 18 सेंटीमीटर ले ले तो, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि आप आधार वाले को ही 18 सेंटीमीटर लीजिए या किसी और को, किसी खास को आप 18 सेंटीमीटर लीजिए। किसी को भी ले सकते हैं, इसको 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 भी ले सकते हैं। एक बार इसको लेकर देख लेते हैं। 18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक आधार और उससे रिलेटेड ऊंचाई ले लीजिए, कोई भी चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसी भी चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कहेंगे क्या इसको हम ऐसे करके समचतुर्भुज को ऐसे ले करके, कोई समचतुर्भुज है उसका आधार और यहाँ से अगर ऊंचाई ले लिया जाए, ये आधार और यहाँ से अगर ऊंचाई ले लिया जाए तो क्या इसका एरिया मिल जाएगा? कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार ले लीजिए और ऊंचाई मिल जाएगा, आप उस चतुर्भुज का एरिया उसको गुना कर दीजिए, एरिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको चूंकि इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि यही फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे, आएगा क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे इस कंडीशन में, इसलिए कंडीशन के हिसाब से हम लोग को इसका एरिया निकालना पड़ता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर है। कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के शीर्षों के मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। इन भुजाओं के विकर्णों को मिलाने वाली भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने हैं। ये 30, ये भी 30। अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के डबल कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तीनों साइड पता ही है, 40, 30, 14 सेंटीमीटर, तीनों साइड पता ही है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि ऐसा एक और है इधर, क्योंकि ये भी 30 वाला है, ये भी 14 वाला है और ये भी 40 वाला है, तो सेम ही है। तो इस हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस अंतर यही समझना है, समचतुर्भुज बोले तो और समांतर चतुर्भुज बोले तो। समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर रहती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। समांतर चतुर्भुज में कंडीशन होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जो कि आयत का कंडीशन क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि भुजा जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे आके मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसे बनाया जाता है? आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर
ऐसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समलंब चतुर्भुज, इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया हम लोग निकले के लिए क्या करते हैं? समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो इसमें आप एक चीज देखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड, ये देखिएगा, ये दोनों साइड इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। समलंब चतुर्भुज को डिफाइन करने का सबसे अच्छा सिंपल से बात यह है कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, तो वो समलंब हो जाएगी। आमने सामने की भुजा समांतर है, हो गया समलंब। आमने सामने की भुजाएं समांतर है, हो गया समलंब। जो भी समांतर भुजा होंगी, समांतर भुजाओं का योग कर देंगे और ऊंचाई से गुना कर देंगे। समांतर भुजाओं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई कर देंगे, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि 1/2 क्यों किया जाता है? ऊंचाई तो ठीक है, समांतर भुजा हमने इससे पहले बोला था कि अगर कोई वर्ग है तो इसको हम लोग एरिया अगर निकालना है तो क्या करते हैं? इस बेस को इस हाइट से गुना कर देते हैं। अगर कोई आयत है तो इस L को इस B से गुना कर देते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, जिसके कारण हमें इस दोनों का एवरेज लेना पड़ रहा है, औसत। समांतर भुजाओं का योग और योग, दो भुजाओं के योग में अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक्चुअली में क्या होता है? एक औसत मिलता है, एवरेज मिलता है। तो बात वही है घुमा फिरा के कि एक भुजा ले लिए और ऊंचाई ले लिए, तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है तो एक बहुत छोटा हो और एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि दोनों का एवरेज लेने से एक सटीक हम लोग को एक क्षेत्रफल मिल जाता है। मतलब दोनों का एवरेज लेने से हम लोग ये हो जाता है कि जैसे यहाँ पर तो सब बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, सारा जगह पर बराबर था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे दोनों के बीच का चीज़ लेना है। तो बीच के चीज़ को लेने के लिए हम लोग एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं। तो औसत के लिए क्या करते हैं? समांतर भुजाओं का योग बाय 2 × h। अगर आप इसमें भी देखिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई वर्ग जो है वो समलंब है? ये जो समलंब है, अभी हमने समलंब का डिफिनीशन दिया कि दो समांतर भुजा होनी चाहिए, बाद बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, एंगल कैसा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो समलंब हो जाएगा। तो ये दोनों तो समांतर है, समलंब है, ये भी तो समांतर है। ये सामने सामने वाला पैरेलल नहीं है, ये सामने सामने वाला पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर है। तो क्या ये समलंब है? हाँ है, बिल्कुल है। तो समलंब है तो इस एरिया पर भी ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। देखिए समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा दोनों को जोड़ देंगे, a + a/2 × h कितना है? a, 2a/2 × a, 2 से 2 कट गया, a²। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ याद रखना है किसी तरह से हमें ये बेस मिल जाए और ये हाइट मिल जाए, ये बेस मिल जाए और हाइट मिल जाए, बेस मिल जाए और हाइट मिल जाए, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। इम्फैक्ट के आराम से निकाल सकते हैं, वही चीज़ ही होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, और इसका परिधि या परिमाप जो भी होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। बात खत्म है यहाँ पे। अब हम लोग आज जो 2D डायमेंशन होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी
कोई भी चतुर्भुज, वृत्त, तो ये जो भी कंडीशन होता है इस सब का एरिया जैसे निकाला जाता है, तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग थ्योरेटिकल सेक्शन देख लिए हैं। आप लोग RS अग्रवाल का किताब निकाल के या जो भी बुक हो आप लोग के पास क्वेश्चन बनाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर RS अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप लोग सीधा कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, उसको बता दिया जाएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा। नहीं अगर कोई दूसरा बुक हो तो दूसरा बुक का नाम लिख करके, या फिर हो सकता है शायद वो बुक मेरे पास नहीं हो, तो वो क्वेश्चन आप फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9097084916 है। और कोई फालतू का मैसेज ना करें, बस इतना ही है कि आप क्वेश्चन क्लिक करें, क्वेश्चन को इस व्हाट्सएप पे डाल दें, और कल इसी चीज़ का डिस्कशन हम कर देंगे आप लोग के सामने, जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।